नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आखिरी महाद्वीप जो बचा हुआ है और वो है आपका एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में क्योंकि हम रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे पड़ोसी देश भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि एशिया महाद्वीप में जो आपका मरुस्थल जो है, जैसे आप देखें ये गोबी मरुस्थल आपका दिखाई देता है, मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल आप जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ईरानियन मरुस्थल है, सऊदी अरेबियन मरुस्थल है। तो ये कुछ मरुस्थल भी यहाँ पर नज़र आते हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। साथ साथ में हम देखिए बात कर लेते हैं किसकी, पड़ोसी देशों से संबंध में। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान भारत से ही 1947 में अलग होकर बना है। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु का मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सिंधु के मैदान का 70% लगभग विस्तार कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। या नहरों का देश किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। या हिंदुकुश है, सुलेमान है, कीर्थर है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ किस देश में हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही पड़ती हैं। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पर हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो मैप पर ही देखकर देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, ये भाग आप देख रहे हैं, ये भारत के साथ जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान। तो ये देखो इस तरह से एक भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब पाकिस्तान के आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में भारत है, दक्षिण में अरब सागर है, पश्चिम में ईरान है और उत्तर पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान के ध्यान रखना, पश्चिम में कौन सा है, ईरान आता है, नोट भी करते जाएं। इसके दक्षिण में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। दक्षिण पूरब में कौन है, भारत है इधर, और इधर की तरफ कौन है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और इधर की तरफ आपको पड़ता है कौन, चीन आ जाता है, चीन। और इसका कुछ भाग किससे लग रहा है, तजाकिस्तान से भी लगता है, तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये प्रमुख आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये पाकिस्तान के पड़ोसी देश है। या पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो गया, दक्षिण पूर्व में भारत हो गया, दक्षिण में अरब सागर हो गया। और आप देखेंगे पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में स्थित एक इस्लामी गणराज्य देश है। ध्यान रखना, पाकिस्तान एक क्या है, इस्लामी गणराज्य कहलाता है, इस्लामी गणराज्य के रूप में जाना जाता है। और पाकिस्तान की देखिए हम बात करें और कुछ विशेषताओं की, तो पाकिस्तान की राजधानी आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरह से इसके बारे में हम अभी सारी चीज़ें जानेंगे। और ये सिंधु के मैदान में बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट यहाँ पर आपसे लिख देता हूँ जो पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पड़ोसी देशों में, एशिया के देशों में हम एक देश ले लेते हैं। भारत के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो पाकिस्तान की देखिए बात करें तो पहला पॉइंट लिख लेना, पाकिस्तान सिंधु नदी के मैदानी भाग में स्थित है, मैदानी भाग में स्थित है, सिंधु नदी के मैदानी भाग में स्थित है। नेक्स्ट लिख लें यहाँ पर, हिंदुकुश सुलेमान तथा
किरथर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिंदुकुश है, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। और हिंदुकुश की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं त्रिचमीर ध्यान रखना, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी, हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? त्रिचमीर आपकी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अब आपने विदेशी आक्रमणकारियों का नाम सुना होगा, तो सुना होगा खैबर दर्रे से प्रवेश करते थे या बोलन दर्रे से वो प्रवेश करते थे। तो आपसे पूछा जाए खैबर दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है और बोलन दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, खैबर दर्रा हिंदुकुश श्रेणी में है, जबकि बोलन दर्रा जो है, बोलन दर्रा किरथर में है, किरथर श्रेणी में पड़ता है बोलन दर्रा। इसी को पार कर आते थे भारत में विदेशी आक्रमणकारी। और यहीं पर एक और पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, साल्ट रेंज। तो साल्ट रेंज ध्यान रखना, पाकिस्तान में सेंधा नमक के लिए प्रसिद्ध है। तो सेंधा नमक के लिए जानी जाती है यहाँ पर सॉल्ट रेंज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो ध्यान रखना, सेंधा नमक के लिए जानी जाती है सॉल्ट रेंज। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है पाकिस्तान के बारे में। अब देखिए कुछ चीज़ें और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ का पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखें तो स्वात घाटी है। ठीक है, इन पर्वत श्रृंखलाओं पर एक क्या है? स्वात घाटी है। तो लिख लेना यहाँ पर स्वात घाटी, स्वात घाटी कहलाती है ये, स्वात घाटी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। और स्वात घाटी को ध्यान रखना, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग। तो पाकिस्तान का स्वर्ग करके इसको संबोधित किया जाता है, स्वात घाटी को। ठीक है, और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है क्वेटा, क्वेटा ध्यान रखना कोयले के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो कोयले के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर एक जगह है सुई और म्याल क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए, और क्वेटा जो है वो कोयले के लिए। ठीक है, तो सुई तथा म्याल क्षेत्र, सुई तथा म्याल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस। और क्वेटा जो है
क्वेटा कोयला क्षेत्र है, पाकिस्तान का प्रमुख कोयला क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है क्वेटा। और इस्लामाबाद आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी है, और कराची यहाँ का सबसे बड़ा नगर कहलाता है, सबसे बड़ा शहर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी पाकिस्तान की देख लेना, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद राजधानी है। और कराची की बात करें, जो एक बंदरगाह भी है, सिंधु नदी के किनारे भी है। कराची ध्यान रखना सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के मुहाने पर। तो सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित है कराची। और एक और शहर इसका लाहौर है। ये पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो लाहौर ध्यान रखना रावी नदी, रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। ठीक है, ये थोड़ी सी विशेषताएं पाकिस्तान के बारे में आप जानेंगे तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा पड़ोसी देश ले लेते हैं। जैसे भारत के बगल में एक और है, जैसे नेपाल। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या है? बफर स्टेट कहलाता है। नेपाल जो है वो चीन और भारत के बीच में स्थित है, स्थल अवरुद्ध देश है। तो ये क्या है? बफर स्टेट के रूप में हिमालय में स्थित एक देश आपका कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डाल लें यहाँ पर नेपाल। तो नेपाल ध्यान रखना, लिख लें यहाँ पर हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में भारत तथा चीन के बीच स्थित, भारत तथा चीन के मध्य स्थित एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट कहलाता है ये, बफर स्टेट। तो बफर कंट्री के रूप में ये जाना जाता है, ऐसे भी ध्यान रखें। इसकी सीमा कौन कौन से देश राज्यों से लगती है? तो आपको पता होगा कि नेपाल की सीमा भारत के, नेपाल की सीमा की अगर बात करें, नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम राज्यों से लगते हैं, सिक्किम राज्यों से लगती है। तो इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है नेपाल की। और नेपाल में से आपको पता है प्रमुख नदियों की उत्पत्ति होती है, जैसे कोसी नदी है, बागमती नदी है, गंडक नदी है, काली करनाली नदी, ये नदी है। और इसको लेकर विवाद भी चल रहा है नेपाल के साथ। तो नेपाल से ध्यान रखना, इस तरह से मान लीजिए नेपाल आपका दिखाई देता है, तो नेपाल के हिमालय क्षेत्र से कई सारी नदियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आपकी निकलती हैं। जैसे यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से ये नदी, एक तो आपका विवाद भी चल रहा है, यहाँ से इस तरह से ये नदी दो धाराओं के रूप में, इसी को लेकर विवाद है भी है, इसको बोलते हैं काली नदी, काली नदी। और इसकी एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं
लिम्पियाधुरा नदी और इधर की तरफ काली नदी। तो इनकी सीमा को लेकर विवाद है, जिसको हम बोलते हैं लिपुलेख काला पानी विवाद। तो लिपुलेख काला पानी विवाद आपसे पूछा जाए भारत का किस देश के साथ है, तो वो देश है नेपाल। तो ध्यान रखना, भारत और नेपाल के बीच में विवाद है जो इस नदी को लेकर है, नदी की स्थिति को लेकर। भारत जो कहता है कि नेपाल की सीमा यहाँ से निर्धारित होगी, जबकि नेपाल मानता है किससे, लिम्पियाधुरा से मानता है, और इसके बीच में लिपुलेख दर्रा पड़ता है। तो लिपुलेख काला पानी विवाद के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे एक तो आपकी काली नदी हो गई, उसके बाद गंडक नदी हो गई, गंडक नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, कोसी नदी भी यहीं से निकल कर आती है, बागमती नदी भी बिहार में है, इसी से बाढ़ भी आती है। बागमती नदी और कोसी नदी, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और आप देखा जाए कि नेपाल में विद्युत उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा अभी इसका विकास नहीं किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस तरह से। और नेपाल में ध्यान रखना तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भी है। तो नेपाल में ध्यान रखना, नेपाल में महान हिमालय, महान या बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय तथा शिवालिक तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो यहाँ पर तीनों पर्वत श्रृंखलाएं आपकी पाई जाती हैं, चाहे वो महान हिमालय हो, चाहे वो मध्य या लघु हिमालय हो, चाहे वो आपका बात करें, चाहे वो आपका शिवालिक हो। और विश्व के सर्वोच्च शिखर भी यहीं पर पड़ते हैं, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, ठीक है। कंचनजंगा तो नेपाल और सिक्किम की सीमा पे आ जाता है, मकालू है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है, ये सारे के सारे किस्में आ जाते हैं, ये सब आपका नेपाल के अंदर ही आते हैं। तो हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हैं, ठीक है, तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हालांकि हम बात कर चुके हैं पहले, तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, चाहे वो शेरपा हो, बोरात हो, ठीक है, आपका ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर नेपाली बोली जाती है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है, और काठमांडू जो वैली है, काठमांडू घाटी जो है वो किसके बीच में है, काठमांडू घाटी आप जानते ही हैं, महाभारत पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय के, मध्य हिमालय के बीच में पड़ती है महाभारत पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाल के बारे में तो लगभग चीज़ें आप जानते ही हैं। अब कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं भूटान के बारे में। नेक्स्ट देख लो आप, भूटान। और भूटान भी आपको पता ही है कि ये स्थल अवरुद्ध देश है। भूटान भी हिमालय में ही स्थित है और एक स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। उत्तर में इसके तिब्बत आ जाता है या चीन है, और दक्षिण में इसके भारत आ जाता है। तो देखिए भूटान की स्थिति हम बात करें इस तरह से, यहाँ पर ये पूर्वोत्तर राज्य आपके दिखाई देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राज्य है, इसको हम बोलते हैं भूटान। ये क्या कहलाएगा, भूटान कहलाएगा। और भूटान के उत्तर में आप देखें यहाँ पर क्या है, तिब्बत है, या इसको हम क्या बोलते हैं, चीन के अंदर आता है तो, ठीक है। इसके नीचे की तरफ देखें तो भारत आ जाता है, या राज्य हम भारत की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल लगता है, इधर की तरफ पश्चिमी बंगाल लगता है, यहाँ पर असम लगता है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लगता है,
अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे लगती है, और इधर की तरफ बात करें तो सिक्किम इससे लगता है। तो ये इसके साथ इन राज्यों की सीमा में लगती है। सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखें, ये ध्यान रखना हिमालय में स्थित एक स्थिर अवरुद्ध देश है। हिमालय में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में ये जाना जाता है। स्थल अवरुद्ध है, और इसके उत्तर में चीन है और दक्षिण में क्या है, भारत है। भारत से घिरा हुआ है तीनों ओर से, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये चोटी कहलाती है गाकर पुनसुन कहलाती है, या कूला कांगड़ी जिसको बोलते हैं। तो ये पूर्वी हिमालय के अंदर कूला कांगड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लें, भूटान की सबसे ऊंची चोटी, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कूला कांगड़ी है, कूला कांगड़ी। अरुणाचल प्रदेश और उसकी सीमा पर पड़ती है कूला कांगड़ी। और नेक्स्ट एक और फैक्ट आपका पूछा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या तड़ित झंझावत बोलते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, राजधानी इसकी है थिम्फू। थिम्फू इसकी क्या है, राजधानी। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्फू। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और मानस यहाँ की ध्यान रखना प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती है। मानस नदी आपको पता होगा, मानस नदी जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। चूखा और करछू यहाँ पर भारत के द्वारा चलाई गई जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ लिख लेना, मानस नदी भूटान की प्रमुख नदी है, भूटान की प्रमुख नदी है। और यहीं पर दो परियोजना है, चूखा परियोजना, चूखा तथा करछू, करछू जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो चूखा और करछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भूटान में है। ये भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और जानने वाली है, भूटान ध्यान रखना एकमात्र देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने यहाँ खुशहाली सूचकांक को जारी करता है, या हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। तो भूटान लिख लेना, भूटान विश्व का एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जो खुशहाली सूचकांक या हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। मतलब ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है कि देश में कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग खुश हैं या नहीं हैं। इस तरह से ध्यान इसको रखना है। और भोटिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूटान भी पड़ा है। तो भोटिया जनजाति, तो ये स्थिति थोड़ी सी इस तरह से ध्यान रखें। तो ये किसके बारे में है, भूटान के बारे में कुछ पॉइंट आपको
ध्यान रखने हैं। अब देखिए हम बात करें अगले देश के बारे में, म्यांमार के बारे में। अगला पड़ोसी देश हम ले लेते हैं म्यांमार। तो म्यांमार आपको पता ही है कि म्यांमार भारत से सीमा लगती है, भारत से भी 1751 किलोमीटर की सीमा म्यांमार की लगती है, और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है, और उत्तर में चीन से भी इसका सीमा लगती है, और पूरब में लाओस और थाईलैंड से भी इसकी सीमा लगती है। तो मैप पर इसको देख लेंगे तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। यहाँ पर एक देश आप देख रहे हैं म्यांमार है, इसको आप देखिए, यहाँ पर म्यांमार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देश जो है वो म्यांमार है, बर्मा इसको बोलते थे पहले, ये है म्यांमार। ये कहलाता है म्यांमार, इस तरह से। अब म्यांमार की देखिए बात करें तो म्यांमार की सीमा देख लीजिए आप कहाँ से लग रही है। इधर की तरफ थाईलैंड से लग रही है, यहाँ पर लाओस से लग रही है। म्यांमार की सीमा की बात करें तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थाईलैंड से इसकी सीमा लगती है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि बोलते हैं, और एक यहाँ पर लगती है लाओस, लाओस से सीमा लगती है। इधर की तरफ कौन है, चीन, चीन से इसकी सीमा लग रही है, और इधर की तरफ कौन है, भारत से इसकी सीमा लगती है, और इधर की तरफ कौन है, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। तो इन देशों से म्यांमार की सीमा लगती है, और म्यांमार को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, स्वर्णिम पगोड़ा का देश इसको बोलते हैं। ठीक है, म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश। तो स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहा जाता है, बुद्धिस्ट लोगों का देश है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हकाका बोराजी जो है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, इधर की तरफ ये भारत की स्थिति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता ही है कि इस तरह से तो भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है दोनों देशों की सीमा पर। इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं अराकान योमा, अराकान योमा। और अराकान योमा ध्यान रखना भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं हकाका बोराजी। हकाका बोराजी ध्यान रखना म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो यहीं पर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी इधर, इसका नाम है हकाका बोराजी। हकाका बोराजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो हकाका बोराजी क्या पर पड़ती है, अराकान योमा में पड़ती है, और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। लगभग 5881 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये म्यांमार की स्थिति हो गई, पहले भौगोलिक स्थिति जान ली। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें म्यांमार में। म्यांमार के पूर्वी भाग में क्या है, एक पठार पाया जाता है, ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ। म्यांमार के पूर्वी भाग में एक पठार है जिसको हम बोलते हैं सान का पठार। सान का पठार कहलाता है। म्यांमार के पूर्वी भाग में एक पठार है जिसको हम क्या बोलते हैं, सान का पठार कहा जाता है। और साल्वीन और इरावदी नदियों, साल्वीन और इरावदी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो एक सान का पठार है, और एक और पठार यहाँ पर है, इसको बोलते हैं कामिनी पठार। सान का पठार और कामिनी पठार यहाँ पर जाने जाते हैं।
ये 2 पठार ध्यान रखें कहाँ पर हैं, म्यांमार के अंदर। तो 2 पठारों को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इर्रावती नदी यहाँ की प्रमुख नदी के रूप में, साल्वीन और इर्रावती नदी जो है वो का जो क्षेत्र है उसको गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, जो आपका यहाँ पर अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पर स्थिति क्या बनती है, साल्वीन और इर्रावती नदी, साल्वीन और इर्रावती नदी। तो म्यांमार की 2 नदियों की बात करें, म्यांमार की नदियाँ, तो एक तो है साल्वीन नदी, साल्वीन नदी, और दूसरी है इर्रावती नदी, इर्रावती नदी। तो इन दोनों नदियों के दोआब में, दोआब क्षेत्र है नदियों का, ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए जाना जाता है, या चावल का कटोरा बोलते हैं इसको। साल्वीन और इर्रावती नदी का जो दोआब है उसको क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन साल्वीन नदी के पूर्व में, साल्वीन नदी के पूर्व में ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लें यहाँ पर, साल्वीन नदी के पूर्व में इसको बोलते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिभुज। पूर्व में सुनहरी त्रिभुज, सुनहरी त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल, ये जाना जाता है किसके लिए, अफीम, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सुनहरी त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए जाना जाता है, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। और इर्रावती नदी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इर्रावती नदी को क्या बोलते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा। तो म्यांमार की जीवन रेखा अगर पूछा जाए कौन सी नदी है, तो इर्रावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करें, एक और पड़ोसी देश है हमारा जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। एक और पड़ोसी देश है, इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। और हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश इस तरह क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो बांग्लादेश की देखिए क्या स्थिति है। बांग्लादेश की देखिए बात करें तो बांग्लादेश 1971 में बना, 1971 में बना है। और कौन कौन से राज्य इससे लगते हैं ये हम पहले बात कर ही चुके हैं। बांग्लादेश क्या है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है, तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो लिख लें, बांग्लादेश विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है, ध्यान रखना कौन, बांग्लादेश। और बांग्लादेश को ध्यान रखना, जैसे पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, नदियों का देश कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को मैंने बताया था नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है,
इस तरह से जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर ये बांग्लादेश की स्थिति बनती है, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवेश करती है इस तरह से, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, ये डेल्टाई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और ये गंगा है, और गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करते ही क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करते ही क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना इसका नाम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी स्थिति दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जैसे मेघना नदी है कहलाती है, इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है, मणिपुर से निकलते है बराक नदी यहीं पर आकर मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो स्थिति आपकी बनती है। और बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही है क्या है, ढाका है। और यहाँ पर ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत अधिक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, बांग्लादेश में जो आपका जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है कि बलुई पुलिन है, सैंडी बीच पाए जाते हैं, जिनको कॉक्स बाजार कहा जाता है। तो कॉक्स बाजार पूछा जाता है कहाँ पर है, तो कॉक्स बाजार ध्यान रखना कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है कॉक्स बाजार। तो कॉक्स बाजार ध्यान रखना क्या है, कॉक्स बाजार ध्यान रखना सैंडी बीच है। बांग्लादेश के रेतीले बीचों को क्या बोलते हैं, या बलुई पुलिन ध्यान रखना, या कॉक्स बाजार क्या है, तो सैंडी बीच कहलाते हैं। ये रेत के क्या बने हुए हैं, यहाँ पर बीच बने हुए हैं, इनको कहा जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब हम देखिए बात कर लेते हैं कुछ और, एक और देश है जिसको हम बोलते हैं चीन। चीन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र में चीन ध्यान रखना पहले नंबर पर है। ये आपका देश है, इसको बोलते हैं चीन। तो आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा, ठीक है। और जनसंख्या में आप ध्यान रखेंगे विश्व का पहला, तो जनसंख्या में प्रथम है, जबकि क्षेत्रफल में आप देखेंगे रूस के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद चीन का नंबर आता है, फिर यूएसए का नंबर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ये चीन है, ये चीन है। तो चीन की बात करें, जनसंख्या में प्रथम तथा क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है, तीसरा बड़ा देश कहलाता है। तो जनसंख्या में आप सब जानते हैं चीन पहले स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल में ये रूस और कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। और चीन के पश्चिमी भाग में यहाँ पर हम बात करें तो ये जुंगारिया बेसिन कहलाती है, और जुंगारिया बेसिन को मध्य एशिया व चीन के मध्य एक प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसको मध्य एशिया या चीन का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो चीन के इस भाग में एक बेसिन है, इसको हम बोलते हैं जुंगारिया बेसिन, जुंगारिया बेसिन। तो इसको चीन का प्रवेश द्वार कहा जाता है, चीन का प्रवेश
द्वार। तो चीन का प्रवेश द्वार ध्यान रखना, पश्चिम में मध्य एशिया या चीन का प्रवेश द्वार हम बोलते हैं, और ये क्षेत्र आपका कहलाता है जुंगारिया बेसिन। तो जुंगारिया बेसिन ध्यान रखना चीन का या मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो चीन के पश्चिमी भाग में ये क्षेत्र आपका पड़ता है, जुंगारिया बेसिन इसका नाम है। ठीक है, अब चीन की देखिए बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर हैं। चीन में ज़्यादातर क्षेत्र आप देखेंगे, चीन में बहुत सारे चीज़ों का जो उत्पादन होता है वो भारी मात्रा में होता है, तो उसको थोड़ा सा जान लें। बाकी स्थिति और जानने से अलावा चीन की स्थिति, नदियाँ हम जान ही चुके हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, किसके लिए जानी जाती हैं। अब चीन का जो कृषि उत्पादक क्षेत्र है, जैसे सोयाबीन में कौन सा भाग प्रसिद्ध है, या कपास में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, चाय में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, या तंबाकू में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है चीन का। तो ये कुछ चीज़ें चीन की बारे में हम जान लेते हैं। तो बहुत आसानी से इसको थोड़ा सा एक ग्राफिकल वे में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जानने वाली हैं, जो जान लेते हैं। तो ये मान लीजिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बीचों बीच में चीन बना दिया, चीन की स्थिति बना दी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब चीन में बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं, जैसे सोयाबीन में चीन का कौन सा भाग है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें सोयाबीन, दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन आपका सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, दक्षिणी चीन। चावल की बात करें तो आपको पता ही है, वांगो नदी या यांगटीसी क्यांग नदी। ठीक है, अगला हम बात करें चावल के लिए, तो चावल में भी चीन का प्रथम स्थान है। तो चावल में ध्यान रखना वांगो तथा यांगटीसी क्यांग नदी डेल्टा, ये चावल के लिए जाना जाएगा। चावल में आपको पता है चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में पुन्नान, होन्नान और सांसी प्रांत इसके जाने जाते हैं। गेहूं में पुन्नान, होन्नान और सांसी प्रांत वही प्रांत है जहाँ पर अभी तक का विश्व में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया है, पहले आया है बहुत पहले। तो सांसी प्रांत जो है वो भूकंप के लिए भी जाना जाता है। और कपास की भी स्थिति यही है। कपास की अगर बात करें तो कपास भी ध्यान रखना वांगो तथा यांगटीसी क्यांग घाटी, कपास भी यहाँ पर भारी मात्रा में होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्षेत्रों की देखिए बात करें चीन में, इसके अलावा और देखा जाए तो तंबाकू जैसे है, तंबाकू भी दक्षिणी चीन में होती है। ठीक है, तंबाकू की बात करें, तंबाकू दक्षिणी चीन। और चाय की देखिए बात करें, चाय, तो चाय के लिए आपको पता ही है ट्यानसेन पर्वत श्रेणी चाय के लिए प्रसिद्ध है चीन के अंदर। तो ये चीन में ध्यान रखें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए जहाँ पर आपका इसे उत्पादन होता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है चीन के बारे में। और कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं पड़ोसी देशों के बारे में ही। जैसे एक और पड़ोसी देश है हमारा जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका की देखिए बात करें
तो कई सारी चीज़ें श्रीलंका से भी पूछी जाती हैं। तो पहली चीज़ तो श्रीलंका को कई उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका के नाम लिखें और कुछ उपनामों की हम बात कर लें। श्रीलंका, तो श्रीलंका को कई सारे उपनामों से जाना जाता है। श्रीलंका का ध्यान रखना, प्राचीन नाम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम ध्यान रखना क्या था? सीलोन था। प्राचीन नाम सीलोन, सीलोन ध्यान रखना है प्राचीन नाम। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को बोलते हैं। श्रीलंका को रत्नों का देश भी कहा जाता है। रत्नों का देश, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न यहाँ पर पाए जाते हैं। श्रीलंका को टीयर ड्रॉप आइलैंड भी बोलते हैं। टीयर ड्रॉप आइलैंड के नाम से भी श्रीलंका को जाना जाता है, या गिरते हुए आंसू का देश। तो गिरते हुए आंसू का देश भी इसको कहा जाता है। अब श्रीलंका की बहुत सारी स्थिति यहाँ पर बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हम बात करें, तो ये मान लीजिए इस तरह से ये श्रीलंका है, ठीक है। इस तरह से श्रीलंका नज़र आती है और यहाँ तक इस तरह से ये भारत की स्थिति है। यहाँ तक ये इस तरह से ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। ये क्या हो गया? भारत हो गया। अब यहाँ पर कई सारी भौगोलिक स्थिति बनती है। जैसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक द्वीप है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस द्वीप का नाम ध्यान रखना है। इस द्वीप को हम क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप कहलाता है। तो पंबन द्वीप भारत को श्रीलंका से अलग करता है और यही पंबन द्वीप है जिस पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ स्थल कहाँ पर पड़ता है? पंबन द्वीप पर ही पड़ता है। तो रामेश्वरम एक तो ध्यान रखना है, और रामेश्वरम का, इसका पंबन द्वीप का या रामेश्वरम का जो आखिरी बिंदु है, इस आखिरी बिंदु को आपको पता ही है क्या बोलते हैं? इस आखिरी बिंदु को धनुषकोटि कहा जाता है। धनुषकोटि इसको बोलते हैं। और धनुषकोटि से ही यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिस पुल को हम बोलते हैं राम सेतु, ठीक है, या आदम पुल। अब इस पुल को हम क्या बोल देते हैं? वैसे तो इसको आदम पुल कहा जाता है, आदम पुल कहा जाता है, लेकिन राम सेतु भी इसको बोलते हैं, राम सेतु बोल देते हैं। और ये कहाँ से? धनुषकोटि से लेकर श्रीलंका के चेन्नामन्यार तक जाता है। चेन्नामन्यार द्वीप, तो श्रीलंका के चेन्नामन्यार द्वीप तक ये जाता है, जिसको हम बोलते हैं आदम पुल या राम सेतु। और इसी बीच में यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण हो जाता है। इस खाड़ी को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर एक खाड़ी बन जाती है। इस खाड़ी को हम क्या बोल देंगे? मन्नार की खाड़ी बोल देते हैं। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। इस प्रायद्वीप को हम बोल देते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप। और जाफना प्रायद्वीप एकमात्र प्रायद्वीप है जो क्या है? तमिल बाहुल्य द्वीप क्षेत्र है। तो तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, तमिल बाहुल्य है। और जाफना प्रायद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक दर्रा है। ये दर्रा भी पूछा जाता है। इस दर्रे को हम बोलते हैं एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा कहलाता है। और एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करता है। तो श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करता है जाफना प्रायद्वीप। और यहीं पर एक और द्वीप नज़र आता है, यहाँ पर एक और द्वीप नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं कच्चा तीबू। कच्चा तीबू द्वीप जो है ये श्रीलंका और भारत के बीच में विवादित था, जिसको 1974 में 1974 में भारत को द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया।
तो कच्चा तीबू द्वीप जो है वो ध्यान रखना विवादित था। 1974 में इंडिया हैंडेड इट ओवर टू श्रीलंका, तो इंडिया ने इसको किसको दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। तो कच्चा तीबू विवाद अब समाप्त हो गया है, ठीक है। अब श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी यहाँ पर पड़ती है, इसको हम बोलते हैं एक तो कोलंबो जो इसकी आर्थिक राजधानी है, और इसके ऊपर एक और राजधानी है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी का नाम बताइए। तो ध्यान रखना राजनीतिक राजधानी कौन सी है, जयवर्धनेपुरम कोट्टा। तो ध्यान रखना जयवर्धनेपुरम कोट्टा, जयवर्धनेपुरम कोट्टा ये श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी कहलाती है, जबकि कोलंबो इसकी क्या है, आर्थिक राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र है, द्वीप है जिसको बोलते हैं हम्बनटोटा, हम्बनटोटा, और हम्बनटोटा ये किसके पास है, ये श्रीलंका का द्वीप किसके दे दिया है, चीन को दे दिया है, चीन को दे दिया गया है हम्बनटोटा द्वीप। तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं श्रीलंका को लेकर, आप इसको बना लें। और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, इसको बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि कहलाती है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जो पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। और श्रीलंका आपको पता ही है, यहाँ पर ज़्यादातर बौद्ध लोग रहते हैं, और यहाँ पर कौन सा समुदाय सबसे ज़्यादा है, सिंहली जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और तमिल जनसंख्या कहाँ पर है, ये जाफना प्रायद्वीप पर है। तो सिंहली और तमिल में ज़्यादातर यहाँ पर बनती नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर एक आपका एक ग्रुप बन गया था जिसको आपने सुना होगा, लिट्टे सुना होगा, LTTE जो है वो यहाँ पर बन गया था। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो महाबेली गंगा है, और श्रीलंका का सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, चाय का उत्पादन करती है श्रीलंका। महाबेली गंगा यहाँ पर ध्यान रखना सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। और ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाय आपको पता है कि श्रीलंका का निर्यात में भारत से पहले स्थान आता है, ठीक है। चीन के बाद जो आपका चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है वो श्रीलंका ही करता है, ठीक है। इस तरह से ये बात कर रहे थे हम एशिया के प्रमुख देशों की। तो एशिया महाद्वीप से आपको इसी तरह से प्रश्न थोड़े से याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो महाद्वीपों वाला टॉपिक यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और अगर बात की जाए कांस्टेबल के बच्चों की, तो कांस्टेबल के सिलेबस में आप देखेंगे महाद्वीप तक ही टॉपिक आपके दे रखे हैं, लेकिन बाकी एग्जाम में अब इससे आगे भी कुछ पार्ट कराए जाएंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को।